देख रहे हैं डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, ये घटना सन 1996 से पहले की है, जब चेन्नई का नाम मद्रास हुआ करता था। उस दौरान मेरी पोस्टिंग मद्रास के पुरुपट्टनम रेलवे स्टेशन पर हुई थी। जब पहले दिन मैंने स्टेशन का कामकाज अपने हाथों में लिया तो मुझे कुछ चेतावनी दी गई। मुझसे कहा गया था कि रात के 12 बजने के बाद पटरियों की तरफ भूलकर भी ना देखें और शनिवार वाली रात को गुजरने वाली मालगाड़ी जो ठीक 1:30 बजे आती है उसे भूल से भी ना तो देखें और न ही उसे गलती से भी लाल झंडी दिखाएं। पहले तो मुझे लगा कि ये मद्रासी लोग मुझे डराकर यहाँ से भगाना चाहते हैं, इसलिए मैंने उनकी बातों पर उतना ध्यान नहीं दिया। पर जब शनिवार की रात हुई तो मैंने नोटिस किया कि पूरा का पूरा स्टेशन खाली हो गया है। यहाँ तक कि लोकल स्टाफ भी कोई ना कोई बहाने से चले गए। अब पूरे स्टेशन में मैं और सूर्य ही बचे थे। फिर जब रात के 1:30 बजने को आए तो सूर्य ने एक बार फिर से मुझे याद दिलाते हुए कहा, सर, हरी झंडी दिखाते वक्त अपनी आंखें बंदी रखना जब तक कि मालगाड़ी गुजर न जाए। उसकी बातें सुनकर मुझे थोड़ी बहुत घबराहट तो हुई, पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। मैं हरी झंडी लेकर बाहर की तरफ निकला कि तभी ट्रेन की हॉर्न सुनाई पड़ी। पता नहीं क्यों ट्रेन के हॉर्न सुनते ही मेरी आंखें अपने आप बंद हो गई और उस वक्त मेरी धड़कनें भी बहुत तेज हो गई थी। पूरा शरीर देखते ही देखते बुरी तरह से कपकपाने लगा था। मैंने तुरंत ही वो हरी झंडी सामने की तरफ की और इसी बीच वो मालगाड़ी धनधनाते हुए वहाँ से गुजर गई। मालगाड़ी के गुजरने के बाद जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मुझे सब कुछ लाल लाल दिखाई दे रहा था। मैं अपनी आंखें मसलता हुआ वापस अपने रूम में आ गया और फिर जब मैंने अपनी आंखों पर पानी की छींटे मारी तो धीरे धीरे मुझे बस कुछ नॉर्मल दिखने लगा। पर इस घटना ने मेरे को अब तक अंदर से डरा दिया था। उस रात के बाद से अब मुझे हमेशा एक ही अजीब सा डर लगा रहता। फिर जब मैंने किसी तरह खोजबीन कर इस मामले की तह तक पहुंचा तो मेरे होश उड़ गए। दरअसल मुझे पता चला कि इस रेलवे स्टेशन पर कोई भी लोकल कर्मचारी रेलवे मास्टर नहीं बनता और जो भी बना वो उस 1:30 बजे की मालगाड़ी का शिकार हो गया जो पिछले शनिवार मेरे साथ घटा था। उसे साफ जाहिर था कि मेरे साथ भी कुछ भी हो सकता है। फिर मैं ना चाहते हुए भी अपनी अच्छी खासी सरकारी नौकरी छोड़ने पर मजबूर हो गया था। और फिर जब ये बात मैंने सूर्या को बताई तो उसने कहा कि सर, नौकरी छोड़ने से ये मुसीबत हल नहीं होगी, क्योंकि पहले के भी स्टेशन मास्टर ने भी यही गलती की थी। उसने डर के मारे अगले ही दिन नौकरी छोड़कर घर चला गया, पर कहते हैं वो आज तक घर नहीं पहुंचा। सूर्या की ये बात सुनकर मेरी एकमात्र उम्मीद भी अब टूट गई। तभी सूर्या बोला, सर, चिंतामणि सर आपकी मदद कर सकते हैं। इकलौते वही स्टेशन मास्टर हैं जो 1:30 बजे वाली मालगाड़ी का राज जानते हैं, पर अभी वो बाहर गए हैं। सुना है अगले हफ्ते आ जाएंगे। सूर्या की बात सुनकर फिर से एक उम्मीद तो जगी, पर चंद रोज में दूसरा शनिवार अभी आने वाला था, जिसे लेकर मेरे हाथ पर फूले हुए थे। फिर जब वो शनिवार की रात आई तो सूर्या ने कहा, सर, 1:30 बजने वाले हैं, ध्यान रहे किसी भी हालत में झंडी दिखाते वक्त आंखें मत खोलना। फिर 1:30 बजते ही मैं हाथ में हरी झंडी लिए प्लेटफार्म पर आंख बंद करके खड़ा हो गया। हालांकि अभी भी मेरे पांव बुरी तरह से थरथरा रहे थे कि तभी मालगाड़ी की हॉर्न सुनाई दी और हॉर्न सुनते ही मैंने झंडी सामने कर दी। मालगाड़ी पल भर में ही वहाँ से सरपट निकल गई। मालगाड़ी के गुजर जाने के बाद जब मैंने अपनी आंखें खोली तो फिर एक बार मुझे सब कुछ लाल लाल दिखाई देने लगा, पर इस बार मुझे आंखों में तेज जलन महसूस हो रही थी। मैं तुरंत ही वॉशरूम में गया और आंखों में पानी के छींटे मारे। कुछ खास आराम नहीं पड़ा, पर मुझे लगा कि सुबह तक आराम हो जाएगा। पर जब मैं सुबह उठा तो जलन तो कम हो गई थी, पर अभी भी सब कुछ लाल ही दिखाई दे रहा था, जिस वजह से मैं फिर से सो गया और सुबह से कब शाम हो गई ये पता ही नहीं चला। तकरीबन 7 बजे सूर्या घर पर आया और उसके हाथ में खाने का डिब्बा था। इससे पहले मैं कुछ बोलता कि सूर्या बोला, सर जी, क्या आपको अभी भी लाल ही दिखाई दे रहा है? फिर इस पर मैंने कहा, हाँ सूर्या, पता नहीं क्यों अभी तक मुझे सब कुछ लाल ही दिखाई दे रहा है। इस पर सूर्या ने कहा, वो चिंतामणि सर आ गए हैं। चिंतामणि सर का नाम सुनते ही मुझे थोड़ा हौसला सा मिला और उसी वक्त मैं सूर्या के साथ चिंतामणि सर से मिलने उनके घर निकल गए। तकरीबन बस से 300 किलोमीटर तय करने के बाद हम चिंतामणि सर के घर पहुंचे। जब चिंतामणि सर को मैंने अपना हाल सुनाया तो वो मेरी बात सुनकर कुछ देर के लिए एकदम से चुप हो गए।
फिर 2 घूंट पानी पीने के बाद बोले, 1:30 बजे वाली मालगाड़ी से बचना आसान तो नहीं है, मगर मेरी मानो तो चुपचाप जैसा चल रहा है चलने दो। चिंतामणि सर की ये बात सुनकर मुझे बहुत बड़ा झटका लगा। मैंने चिंतामणि सर को मनाने की बहुत ही कोशिश की, पर उन्होंने कुछ नहीं बताया। फिर जब मैं और सूर्या उनके यहाँ से निकल ही रहे थे, तभी चिंतामणि सर ने पीछे से आवाज़ देते हुए कहा, जब तुम बर्दाश्त ना कर सको तो मालगाड़ी को लाल झंडी दिखा देना, उसके बाद फिर जो तुम्हारी किस्मत। इतना बोलकर वो घर के भीतर चले गए और हम दोनों भी वापस लौट आए। चिंतामणि सर के घर से लौटने के बाद सूर्या भी अपने घर चला गया। फिर मैं गुमसुम अपने रूम में बैठा रहा और यही सोच रहा था कि आखिर मैंने ऐसा क्या किया था जो ये आफत मेरे गले पड़ गई है। चूँकि अभी भी मुझे लाल ही दिख रहा था, जिस वजह से मेरे सिर में अब दर्द होने लगा था। मैं बिस्तर पर लेट तो गया, पर आंखों से नींद गायब थी। पता नहीं रात भर मैं क्या सोचता रहा, और जब सुबह हुई तो तब मेरी आंख लग गई। फिर जब दरवाजे पर दस्तक हुई तो मेरी आंख खुली। दरवाज़ा खोला तो मैंने पाया कि सूर्या आया हुआ है। मेरे दरवाज़ा खोलते ही सूर्या ने मुझसे पूछा, सर अब आपकी आंख कैसी है? तो फिर मुझे एहसास हुआ कि मेरी आंखें नॉर्मल हो गई हैं और सर में दर्द भी नहीं है। मैंने सूर्या को जवाब देते हुए कहा, अभी तो ठीक है, आगे का पता नहीं। फिर इसके बाद हम दोनों ही रेलवे स्टेशन के लिए निकल गए। काम में मन तो नहीं लग रहा था, पर किसी तरह उस दिन की ड्यूटी पूरी की और मैं घर लौट आया। रात को बिस्तर पर करवटें बदलते बदलते मन में ख्याल आया कि कुछ दिनों की छुट्टी लेकर मैं अपने गांव चला जाता हूं। पर जब मैंने छुट्टी के लिए अप्लाई किया तो रेलवे वालों ने ये बोलकर मेरी छुट्टी कैंसिल कर दी कि अभी ज्वाइनिंग के तुरंत बाद छुट्टी नहीं दी जा सकती। खैर रविवार से शुक्रवार तक तो सारा दिन आम सा गुजरता, पर जब शनिवार वाली रात आती तो मेरे प्राण सूखने लगते। पर 5 से 7 शनिवार गुजर जाने के बाद मेरा डर अब कम होने लगा। मुझे लगा कि अब मैं यहाँ आराम से ड्यूटी कर लूँगा, बस शनिवार की 1:30 बजे वाली मालगाड़ी के समय अपनी आंखें बंद रखनी है। फिर जब एक और शनिवार की रात आई तो पता नहीं क्यों मुझे सुबह से ही बेचैनी होने लगी थी। रात होते होते मौसम भी काफ़ी बिगड़ चुका था। बाहर जोरों से हवाएं चल रही थी और आसमान में छाए काले बादल लगातार गरज रहे थे। और जब मैं हरी झंडी के लिए प्लेटफार्म पर खड़ा हुआ तो हवाएं और भी तेज हो गईं। हवाएं इतनी तेज बह रही थी कि मैं सही से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। तभी ठीक 1:30 पर उस मालगाड़ी की हॉर्न सुनाई दी, और हॉर्न के सुनते ही मैंने अपनी आंखें हमेशा की तरह कसकर बंद कर ली और झंडी सामने कर दी। अभी मालगाड़ी तेजी से गुजर ही रही थी कि मेरे सिर से कुछ जोर से टकराया, जिस वजह से मेरी आंखें खुल गईं और अनजाने में मेरी नज़र उस मालगाड़ी के अंतिम डब्बे पर गई जो उस वक्त प्लेटफार्म से गुजर रही थी। हालांकि तेज हवाओं के चलते मैं साफ साफ कुछ देख तो नहीं पाया, पर उस मालगाड़ी के गुजर जाने के बाद इस बार लाल लाल नहीं दिखा जैसा कि हर बार होता था। फिर जब मैं स्टेशन मास्टर के रूम की तरफ बढ़ा तो मेरी नज़र बगल के बेंच पर पड़ी, जिस पर कोई कंबल ओढ़े बैठा हुआ था। ये बड़ी ताज्जुब की बात थी कि क्योंकि शनिवार की रात मैंने कभी भी स्टेशन पर किसी को भी नहीं देखा। ये पहली बार ही था कि कोई इस वक्त मुझे नजर आया था। खैर मैंने उस समय उस आदमी से तो कुछ भी नहीं कहा, पर जब अगली सुबह हुई तो वो आदमी मुझे वहीं पर वैसे ही बेंच पर बैठा हुआ दिखा। तो मैंने सूर्या को उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा, सूर्या उस बेंच पर बैठे आदमी को देख रहे हो? ये कल रात से उसी बेंच पर बैठा हुआ है। मैंने सूर्या से अभी इतना कहा ही था कि सूर्या ने मुझे बीच में टोकते हुए बोला, सर वहाँ उस बेंच पर तो कोई भी नहीं बैठा है, आप किसकी बात कर रहे हैं? इस पर मैंने सूर्या से कहा, और किसके? वो जो सामने के बेंच पर काली कंबल ओढ़े बैठा है। पर सूर्या ये बोलकर वहाँ से चला गया कि शायद आपको नज़रों का धोखा हो रहा है। अब सुबह से शाम होने को आए थे, पर वो काले कंबल वाला आदमी अभी भी किसी मूर्ति की तरह उसी बेंच से चिपका हुआ था। पता नहीं क्यों मेरा भी ध्यान बार बार उसी पर जा रहा था। तकरीबन रात के 11 बजे मैं उसके पास गया और उसे आवाज़ देते बोला, कौन हो भाई? यहाँ पर कल रात से क्यों बैठे हो? मेरे इतना कहते ही जब उस आदमी ने अपना कंबल हटाते हुए मेरी तरफ देखा तो मैं चीखते हुए नीचे गिर पड़ा। दरअसल उस आदमी का चेहरा पूरी तरह से छिला हुआ था और उसकी दोनों आंखें नीचे की तरफ झूल रही थी। उसका वो खौफनाक रूप देखकर जहाँ मेरी आवाज़ तक बैठ चुकी थी तो वहीं वो अब बेंच से उतरकर खड़ा हो गया था। मुझे उस समय यही लग रहा था कि यही मेरा अंत है,
कि तभी सूर्या वहाँ आ गया और सूर्या ने पहले तो मुझे सहारा देते हुए वहाँ से उठाया, फिर मुझे ऑफिस के अंदर ले जाते हुए बोला, सर वो चिंतामणि सर आपसे आज रात मिलना चाहते हैं। चिंतामणि सर ने कहा है अब आपके पास ज़्यादा वक्त नहीं बचा है। सूर्या की बातें और मुझे दिख रहा वो शैतान, इन दोनों ने ही मेरी धड़कनों की धड़कन छीन ली थी। फिर जब देर रात चिंतामणि सर से मेरी मुलाकात हुई तो चिंतामणि सर ने कहा, तुमने मालगाड़ी को देखकर अपनी जान जोखिम में डाल दी है। तुम्हारे ऐसा करने से उस मालगाड़ी का एक शैतान तुम्हें ले जाने के लिए नीचे उतर गया है, जो सिर्फ तुम्हें ही दिखाई दे रहा होगा। चिंतामणि सर की ये बातें सुनकर मैं इस ताजुब में था कि आखिर इतना सब कुछ इन्हें कैसे मालूम है। इससे पहले मैं इस पर कुछ पूछता कि चिंतामणि सर ने आगे बताते हुए कहा कि तुम्हें उस शैतान को वापसी उस मालगाड़ी में भेजना होगा, वो भी इसी आने वाली शनिवार की रात को। इस बार तुम मालगाड़ी को हरी झंडी की जगह लाल झंडी दिखाना, और जब मालगाड़ी रुक जाए तभी तुम्हें मालगाड़ी के 72 डिब्बों में से वो डिब्बा खोजना है जिससे वो शैतान उतरा था। चिंतामणि सर की पूरी बात सुनने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि आने वाला शनिवार मेरी ज़िंदगी का आखिरी शनिवार है, क्योंकि ये तो मुझे अच्छे से पता था कि ये सब करना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा, पर मेरे पास कोई दूसरा चारा भी नहीं था। और फिर जब शनिवार की रात आई तो मुझे इंतज़ार था रात के 1:30 बजने का। फिर मैं हाथ में लाल और हरी झंडी लिए पहले से ही ऑफिस के गेट पर खड़ा हो गया, और वो कंबल ओढ़े आदमी भी प्लेटफार्म पर छटपटा रहा था। फिर जब रात के 1:30 बजे तो मालगाड़ी हॉर्न देते हुए स्टेशन में दाखिल हुई। जब मेरी नज़र उस मालगाड़ी पर पड़ी तो मैंने पाया कि वो मालगाड़ी बहुत पुरानी और जर्जर है। उस मालगाड़ी को देखकर पता नहीं क्यों मुझे बहुत ही दुख हो रहा था। मैं मन ही मन रोने लगा था, पर मैंने अपने आप को किसी तरह संभाला और मालगाड़ी को लाल झंडी दिखा दी। मेरे लाल झंडी दिखाते ही मालगाड़ी रुक गई, और मालगाड़ी के रुकते ही मैं वो डिब्बा ढूंढने लगा जिससे वो शैतान उतरा था। और अभी मैं वो डिब्बा ढूंढ ही रहा था कि तभी मुझे एहसास हुआ कि वो शैतान भी मेरे पीछे पीछे चला आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ उस मालगाड़ी के हर डिब्बे से अलग अलग गंध आ रही थी, जिसकी वजह से मुझे सांस लेने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी। इस बीच मुझे वो डिब्बा मिल गया जिसका दरवाज़ा खुला हुआ था। मैं दौड़ते हुए उस डिब्बे में घुसा, और उस डिब्बे में घुसते ही वो शैतान भी उस डिब्बे में घुस गया। उसके अंदर घुसते ही मैं मालगाड़ी से बाहर निकला और मालगाड़ी को हरी झंडी दिखा दी। दोस्तों, उस मालगाड़ी से सही सलामत बाहर आने के बाद मुझे लगा अब सब कुछ ठीक हो चुका है, पर मालगाड़ी के उस डिब्बे में मैंने जो देखा उस पर मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। दरअसल बाहर से भले ही वो मालगाड़ी नज़र आती हो, पर वो मालगाड़ी अंदर से किसी लंबे सुरंग की तरह है, जिसके एक और नीली रोशनी तो दूसरी तरफ सिर्फ स्याह अंधेरा है जो मुझे अपनी तरफ खींचे जा रही थी। साथ ही उस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था मानो वहाँ पर बहुत सारे लोग हो। उनकी सांसों और धड़कनों की आवाज़ मैं साफ साफ सुन पा रहा था। अगर मैं उस मालगाड़ी से कूदने में जरा सी भी और देरी कर देता तो शायद मैं भी हमेशा के लिए उससे अंधेरा में गुम हो गया होता। खैर, जब मैं मालगाड़ी के गुजर जाने के बाद जब वापस अपने ऑफिस में आया तो पता नहीं क्यों सूर्या मेरे को देखकर डर गया और बिना कुछ बोले ही वहाँ से वो चला गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर सूर्या को अचानक क्या हो गया भला। खैर, उस रात की ड्यूटी ख़त्म करके जब मैं अपने रेलवे क्वार्टर पहुंचा तो मुझे बहुत ही हल्का महसूस हो रहा था, मानो कोई बड़ा बोझ मेरे कंधे से हट गया हो। उस रात नींद भी बड़ी अच्छी आई। फिर जब सुबह मैं उठा तो तब भी सब कुछ नॉर्मली लग रहा था। रविवार का दिन था, पर मुझे आज भी रेलवे स्टेशन जाना था क्योंकि मेरा सहायक हफ्ते भर के लिए छुट्टी पर था। फिर जब मैं स्टेशन पहुंचा तो मैं चिंतामणि सर को अपने ऑफिस में देखकर एकदम से चौंक गया। इससे पहले मैं कुछ कहता कि चिंतामणि सर ने कहा, तुम्हारी किस्मत और हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। मेरे बाद एक तुम ही हो जो उस मालगाड़ी से सही सलामत बाहर आ गए, पर अभी तुम्हारा उस मालगाड़ी से पीछा नहीं छूटा है। चिंतामणि सर की बात सुनकर मेरा मन फिर से एक बार भारी हो गया। कुछ देर तक चुप रहने के बाद मैंने चिंतामणि सर को बीच में टोकते कहा, पर सर मुझे तो अब सब कुछ नॉर्मल लग रहा है। फिर इस पर चिंतामणि सर ने मेरे कंधे पर अपना हाथ रखते हुए कहा, शायद तुम्हारा ध्यान रेलवे की पटरियों पर अभी तक गया ही नहीं है। अब चिंतामणि सर की ये बात सुनकर जब मैंने ऑफिस की खिड़की से रेलवे की पटरियों की तरफ देखा तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। दरअसल रेलवे की पटरियाँ वहाँ से गायब हो गई थी। वहाँ का रेलवे ट्रैक नहीं था, मानो किसी ने रातों रात
पूरे रेलवे ट्रैक को चुरा ले गया हो। मुझे तो ये देखकर कुछ देर के लिए अपनी आंखों पर भरोसा तलक नहीं हुआ। यहाँ तक कि मैंने फौरन ऑफिस से बाहर आकर भी देखा, पर सच में ही पूरी रेलवे ट्रैक वहाँ से गायब हो चुकी थी। मेरे माथे पर अब परेशानी के पसीने के साथ बुरे वक्त की भी लकीरें लौट आई थी। वहीं प्लेटफार्म पर अपना सर पकड़कर मैं बैठ गया। तभी चिंतामणि सर ने मुझे आवाज़ देते हुए कहा, स्टेशन मास्टर साहब, ऐसे हिम्मत हारने से कुछ नहीं होगा, अभी तो सबसे बड़ी मुसीबत का सामना करना है। चिंतामणि सर की ये बात सुनने के बाद मैं भारी मन से उठा और ऑफिस के अंदर आया और चिंतामणि सर से बोला, अब और क्या करना है सर आगे। इस पर चिंतामणि सर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अब वो ट्रेन हर रात 1:30 बजे यहाँ पर आएगी और यहाँ 3 मिनट के लिए रुकेगी। इस 3 मिनट के दौरान वो मालगाड़ी तुम्हें ले जाने की कोशिश करेगी, पर तुम्हें मालगाड़ी के सबसे पहले डिब्बे में चढ़ना है, जहाँ से वो नीली रोशनी का द्वार सबसे करीब है। तुम्हें किसी तरह उस नीली रोशनी को पार करना है। उस नीली रोशनी को पार करते ही तुम कोरबा टनल में पहुंच जाओगे, जिससे तुम्हें बाहर आने में सिर्फ 3 दिन का समय लगेगा। उस टनल से बाहर आते ही तुम उस मुसीबत से हमेशा के लिए निकल जाओगे। पर ध्यान रहे, चाहे जो भी हो जाए, मालगाड़ी की सबसे पहली बोगी में ही चढ़ना है, नहीं तो वो आत्माएं तुम्हें उस नीली रोशनी की बजाय उससे अंधेरे की तरफ हमेशा के लिए खींच लेंगी। चिंतामणि सर की बात सुनकर मेरा शरीर ठंडा पड़ चुका था। मुझे जरा सी भी उम्मीद नहीं थी कि मैं इस बार बच पाऊंगा। किस्मत ने एक बार तो साथ दे दिया था और अगली बार साथ देगी या नहीं, ये सिर्फ उस वक्त को ही पता था जो अभी आने वाला था। कुछ देर के बाद चिंतामणि सर मुझे दिलासा देकर चले गए और मैं ऑफिस में चुपचाप बैठ गया। फिर जब शाम के 7 बजे तो मैंने नोटिस किया कि सूर्या काम पर नहीं आया है। कल रात भी वो बड़ा अजीब बर्ताव कर रहा था। और फिर जब मैंने चितरंजन से पूछा, अरे चितरंजन, सूर्या को कुछ हुआ है क्या? इस पर चितरंजन ने मेरे हाथ में चाय की एक प्याली थमाते हुए कहा, मास्टर साहब, वैसे तो कुछ खास पता नहीं है, पर वो कल से ही किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। कल उन्होंने एक भी चाय नहीं पी मेरे यहाँ से, और मैंने खुद जाकर उनसे पूछा तो मुझे डांटते हुए बोले, चुपचाप जाकर चाय बेच, मेरा दिमाग ख़राब मत कर। और फिर उसके बाद मैंने भी दोबारा नहीं टोका, पर उनके चेहरे को देखकर ये साफ था कि वो डरे हुए हैं। इतना बोलकर चितरंजन चाय वाला चुप हो गया और वहीं मैं सूर्या के बारे में सोचने लगा। और ऐसे ही टाइम बीतता रहा और जब रात के 1:30 बजे तो मुझे उसी मालगाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया, जैसा कि चिंतामणि सर ने कहा था। पर मैं अभी बिल्कुल भी तैयार नहीं था। सिर्फ किस्मत के भरोसे मौत के कुएं में भला आखिर कैसे कूद जाता। लिहाजा मैंने सोचा कि महज 3 मिनट की तो बात है, 3 मिनट के बाद तो ये मालगाड़ी अपने आप ही चली जाएगी। और ये सोचकर मैं ऑफिस के अंदर बैठा रहा। फिर कुछ ही देर में मालगाड़ी आकर प्लेटफार्म पर लग गई और मैं 3 मिनट बीतने का वेट करने लगा। तभी अचानक से मुझे बहुत सारे कदमों की आहट सुनाई देने लगी। फिर जब मैंने ऑफिस की खिड़की से बाहर देखा तो मेरा पूरा बदन ठंडा पड़ गया। दरअसल उस मालगाड़ी से बहुत सारे लोग उतर रहे थे, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो सारे किसी की तलाश कर रहे हों। उन सभी के बदन फफोले से भरे हुए थे, जिनसे कुछ पीला पीला बह रहा था। मैंने फौरन ही ऑफिस का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और मेज के नीचे जाकर छुप गया। तभी ऑफिस के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी तो वो सारे दरवाजे को इतनी जोर से पीट रहे थे कि मानो ऐसा लग रहा था कि दरवाजा कुछ देर में टूट जाएगा। अब मेरी जिंदगी सिर्फ भगवान और उस दरवाजे के रहम पर टिकी थी। मैं दांतों तले उंगली दबाए उस मेज के नीचे बैठा रहा। तभी सूर्या ने आवाज़ देते हुए कहा, सर सर, दरवाज़ा खोलो। सूर्या की आवाज़ सुनते ही मुझे थोड़ा हौसला मिला और मैं मेज के नीचे से निकलकर बाहर आ गया। पर मुझे अभी भी डर था, इसलिए मैंने चुपके से खिड़की से बाहर की तरफ झांका तो मैंने पाया कि अब स्टेशन पर कोई नहीं है, सिर्फ मालगाड़ी ही खड़ी है। मैं अभी बाहर देख ही रहा था कि सूर्या ने फिर से आवाज़ देते हुए कहा, अरे सर, दरवाज़ा खोलो, मैं हूँ सूर्या। फिर जाकर मैंने दरवाज़ा खोला। सूर्या को सामने देखकर मुझे राहत तो मिली, पर वो मालगाड़ी अभी भी वहीं थी, जिस वजह से मैंने सूर्या को अंदर आने को कहा। पर सूर्या अंदर आने की बजाय बोला, अरे सर, अब डरने की बात नहीं है, चिंतामणि सर ने सब ठीक कर दिया है और उन्होंने मुझे आपको लेने के लिए भेजा है। सूर्या की बात सुनते ही मैंने बोला, सच में चिंतामणि सर ने सब ठीक कर दिया? इस पर सूर्या बोला, हाँ सर, यकीन नहीं तो खुद चलकर पूछ लेना, सर आपका वेट कर रहे हैं। सूर्या के इतना बोलते ही मैं सूर्या के साथ चिंतामणि सर से मिलने चल पड़ा। ऑफिस से बाहर आने के बाद सूर्या मालगाड़ी की तरफ जाने लगा। मैं भी उसके पीछे पीछे चल ही रहा था कि तभी मैंने नोटिस किया कि वो मुझे मालगाड़ी के पिछले हिस्से की तरफ लेकर जा रहा है।
जबकि चिंतामणि सर ने मालगाड़ी के सबसे पहले डिब्बे की तरफ जाने को कहा था। फिर सूर्या मुझे उल्टी तरफ क्यों लेकर जा रहा था। तभी मैं एहतियातन उसी वक्त रुक गया और मेरे रुकते ही सूर्या भी एकदम से रुक गया। और फिर जब वो पीछे पलटा तो उसके चेहरे पर भी ठीक वैसे ही फफोले थे। अब मुझे समझ में आ गया था कि ये एक चाल है मुझे लेकर जाने की। मैं उसी वक्त वहाँ से भागा और मेरे भागते वो सारे अजीब लोग एक बार फिर मालगाड़ी से चीखते चिल्लाते हुए बाहर की तरफ आने लगे। पर मैं मालगाड़ी के इंजन की तरफ दौड़ता रहा। मैं अभी अंधाधुंध भाग ही रहा था कि तभी मालगाड़ी खुल गई और बहुत तेजी से वहाँ से निकल गई। मालगाड़ी के जाते ही वहाँ एकदम खामोशी छा गई। मेरी सांसें भी अब उखड़ने लगी थी, तो लिहाजन मैं भी रुक गया। कुछ देर वहीं खड़े रहने के बाद जब मुझे लगा कि अभी के लिए खतरा टल गया है, तो मैं वापस से स्टेशन की तरफ मुड़ा। और जब मैं स्टेशन पहुंचा तो मैंने देखा कि सूर्या अभी भी वहीं स्टेशन पर मौजूद था। सूर्या पर नज़र पड़ते ही मैं थोड़ा धीमा हो गया। इसी बीच सूर्या ने मुझे देखा तो वो वहाँ से भाग गया। उसके जाने के बाद मैं अपने ऑफिस में आया और मैं चुपचाप बैठ गया। फिर कुछ देर चुपचाप बैठे रहने के बाद मैं ऑफिस से निकला और घर चला गया। फिर अगली सुबह वापस काम पर लौटा और धीरे धीरे वक्त गुजरता रहा। और वहीं मैं इस विचार में खोया हुआ था कि आज रात वो 3 मिनट का कैसे सामना करना है। मुझे ये तो पता था ये खेल ज़्यादा लंबा तो नहीं चलने वाला। मुझे अपने डर का सामना करना ही पड़ेगा, जिसके लिए मुझे जल्दी ही कुछ सोचना था। कल रात की घटना से मुझे इतना तो अंदाज़ा हो गया था कि मालगाड़ी की पहली बोगी स्टेशन के काफ़ी बाहर जाकर लगती है, पर एग्जैक्टली कहाँ लगती है ये पता नहीं था। और आज मुझे यही पता करना था। लिहाजा मैं रात के 1:30 बजे से पहले ही स्टेशन से बाहर निकल गया और अंदाजन मैं वहाँ खड़ा हो गया जहाँ मुझे लगा कि मालगाड़ी की पहली बोगी लगेगी। हालांकि अभी भी पटरियाँ वहाँ से गायब थे, जिस वजह से मुझे ये भी पता नहीं चल रहा था कि जहाँ पर मैं खड़ा हूँ वहाँ पर पटरियाँ है भी या नहीं। फिर जैसे ही रात के 1:30 बजे तो मालगाड़ी हॉर्न देते हुए सरसराते हुए स्टेशन में दाखिल हुई। वहीं मेरी नज़रें मालगाड़ी के पहली बोगी को ढूंढने में लगी थी। और जैसे ही मालगाड़ी मेरे आगे से निकली तो मैं भी एकदम से दौड़ पड़ा। और फिर कुछ ही देर में मालगाड़ी रुक गई, पर मालगाड़ी की पहली बोगी मेरे से काफ़ी दूर जाकर लगी थी। मैं अभी भी दौड़ता ही जा रहा था। तभी अचानक से वहाँ काले घने धुएं छाने लगे और देखते ही देखते वो काली धुंध इतनी घनी हो गई कि अब कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। तभी मुझे कल रात वाली चीखें सुनाई देने लगी, मतलब कि फिर से वही लोग मालगाड़ी से उतरने लगे थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं। तभी किसी ने मेरा बाजू पकड़कर एकदम से खींचा और एक और पटक दिया। उसने मुझे इतनी ज़ोर से पटका था कि मेरा सिर चकराने लगा था। और फिर कुछ मिनट के लिए मैं वहाँ से हिल तक नहीं सका। फिर जब कुछ देर के बाद जब मेरा सिर चकराना बंद हुआ तो मुझे एहसास हुआ कि मैं मालगाड़ी के अंदर हूँ और मालगाड़ी खुल चुकी थी। और अब मुझे सामने नीली रोशनी की तरफ बढ़ना था जो मुझसे कुछ ही दूरी पर थे। पर जैसे मैं उस तरफ जाने के लिए उठा कि वहाँ पर कुछ काली स्याही जैसा एक तरल पदार्थ भरने लगा, जिस वजह से मैं सही से चल भी नहीं पा रहा था। और देखते ही देखते मेरी गर्दन तक आ गया और मैं अभी भी उस रोशनी से काफ़ी दूर था। पर मैंने अभी तक हिम्मत नहीं हारी थी। मैं कोशिश करता रहा और जैसे वो काला तरल मेरे सर से ऊपर हुआ वैसे वो नीली रोशनी एकदम से मेरे करीब आ गई। पर तब तक मैं उस तरल पदार्थ में डूब चुका था। और उस तरल पदार्थ में डूबते ही मेरी आंखें बंद हो गई। और जब मुझे होश आया तो मैं किसी सुरंग में था जिसके एक छोर से हल्की हल्की रोशनी आ रही थी। तभी मैंने ध्यान दिया कि मेरे शरीर पर कई सारे हाथ और पैर उग आए हैं जो अब मुझे उस सुरंग के दूसरी तरफ खींचते हुए लेकर जा रहे हैं। पर मैंने भी अपना पूरा दम लगाते हुए उस सुरंग की रोशनी वाले हिस्से की तरफ बढ़ा। पर मैं जब भी 2 कदम आगे बढ़ता तो 1 कदम पीछे हो जाता। पर मैं कोशिश करता रहा और आखिरकार मैं उस सुरंग से बाहर निकल आया। सुरंग से बाहर निकलते ही मेरे वो हाथ पैर जो उग आए थे वो भी गायब हो गए। फिर जब मैंने सुरंग के दाईं ओर लगे बोर्ड को देखा तो मुझे बहुत ही खुशी हुई, क्योंकि उस बोर्ड पर लिखा था कोरबा टनल। मतलब कि अब मैं हमेशा के लिए उस मालगाड़ी के कहर से आज़ाद हो चुका था, जैसा कि चिंतामणि सर ने कहा था। उसके बाद मैं वहाँ से किसी तरह निकला और अपने गांव चला गया। फिर कुछ महीनों के बाद मैंने चिंतामणि सर को अपने गांव बुलाया। और फिर जब चिंतामणि सर मेरे गांव पहुँचे तो वो मुझसे मिलकर बहुत खुश हुए। उन्होंने मुझे बताया कि
उन्हें लगा नहीं था कि दूसरी बार भी मैं बच पाऊंगा, पर मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी। फिर जब मैंने उनसे उस मालगाड़ी के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि जब पुरुपट्टनम रेलवे स्टेशन नया नया बहाल हुआ था तब वहाँ काफ़ी भीड़ रहती थी, जहाँ पर हर तरह के लोग आते थे। कुछ ने तो स्टेशन को कमाई का अड्डा बना लिया था, जिसमें से एक जादूगर था। वो हर रोज ही वहाँ भीड़ जमाए रखता था, जिस वजह से वहाँ के तत्कालीन स्टेशन मास्टर से उस जादूगर की बहस हो गई और बात इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि उन दोनों में मारपीट हो गई। स्टेशन मास्टर काफ़ी लंबा चौड़ा था, जिस वजह से वो जादूगर पर भारी पड़ गया। स्टेशन मास्टर ने उस जादूगर को उठाकर पटरियों पर फेंक दिया और उसी वक्त एक मालगाड़ी उस ट्रैक पर आ गई और उस मालगाड़ी ने उस जादूगर को बुरी तरह से कुचल दिया। पर हैरानी वाली बात तो ये थी कि उस जादूगर की लाश कभी नहीं मिली, पर वहाँ पूरी पटरी और उस मालगाड़ी से एक काला तरल पदार्थ निकलने लगा। और दूसरी हैरानी वाली बात ये थी कि अब हर शनिवार ठीक उसी वक्त यानी रात के 1:30 बजे वो मालगाड़ी आने लगी। कहते हैं उस जादूगर ने उस मालगाड़ी को अपनी दुनिया बना लिया है और जो खेल वो लोगों को दिखाता था पुरुपट्टनम के हर स्टेशन मास्टर के साथ खेलता है। ना जाने कितने स्टेशन मास्टर आज भी उसी मालगाड़ी में बंद हैं। दोस्तों, ये सब जानने के बाद मुझे मालूम चला कि सूर्य भी उसी रात से कभी घर नहीं लौटा। उसके साथ क्या हुआ ये कभी पता ही नहीं चला। पर इसके बाद से मैं कभी भी पुरुपट्टनम नहीं गया। कुछ सालों के बाद वो स्टेशन भी हमेशा के लिए बंद कर दिया गया, पर वो मालगाड़ी आज भी ठीक रात के 1:30 बजे हर शनिवार को वहाँ से गुजरती है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।